इस वीडियो का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये क्लास 10 जो साइंस है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास जो राइट हैंड थंब रूल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल में आपको क्या बातें याद रखनी है कि आपके पास जो आपका ये थंब है ये किसको इंडिकेट करता है, ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और ये जो हमारे पास फिंगर्स हैं तो फिंगर्स यहाँ पे इंडिकेट करती हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो राइट हैंड थंब रूल हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से नहीं कट करेंगी। जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम ये यहाँ पे एक मैग्नेट लें तो इसके चारों तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से नॉर्थ से स्टार्ट होके और इस तरह से साउथ में आके ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ऐसे कभी ऐसे नहीं होंगी या ऐसे नहीं होंगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर एक साथ हमारे पास दो डायरेक्शन बन जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और हमारे पास आउटसाइड द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पे ख़त्म हो जाएंगी। नॉर्थ से स्टार्ट होंगी साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से शुरू होंगी नॉर्थ पे। तो ये ऐसे और फिर ऐसे आपको डायरेक्शन इंडिकेट करनी है, ये ऐसे और फिर इधर ऐसे, साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। और ये भी हमने देख लिया कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और हमेशा तीसरा पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज कर्व बनाती है। देखो अगर देखो तो यहाँ पे ये था नॉर्थ साउथ, अभी नॉर्थ से शुरू हुई साउथ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये एकदम से क्लोज कर्व है, ये ऐसे नहीं रुक गई है कि ये लो ऐसे नहीं रुकी है, पूरा इन्होंने क्लोज कर्व का फॉर्मेशन किया है। तो ये हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। ये आप बहुत अच्छे से इसको करना, आपको यहाँ पे एग्जाम से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अगला है अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लें। तो अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमेशा हमारे पास ये किस तरह से कनेक्ट होगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 इस तरह से कनेक्ट होगा। और हमेशा ये क्या हो जाएगा, 1/R1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो आपको, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 दे रखा है 10, R2 दे रखा है 20, Rn निकालना है। तो 1/10 प्लस में 1/20, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, 10 आ गया, 2 प्लस में 1 तो ये आ गया आपके पास 3/20। तो ये 1/R1 के Rn के इक्वल आ गया और Rn टोटल करेंगे तो 20/3 हो जाएगा। ओम्स लिखना है, इसकी यूनिट होती है। अगला है हमारे पास डिफेक्ट ऑफ आइज। तो पहला है हमारे पास मायोपिया। तो मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो इन्फेक्टेड है, जिसको भी ये डिफेक्ट हो रखा है, उसमें पर्सन हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, बट वो नियर ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, डिस्टेंस को नहीं देख सकता। तो ये क्या है, हमारे पास मायोपिया है, इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। और नज़दीक का तो देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता। रीज़न क्या है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर्वेचर हो गया है आई लेंस का, कॉर्निया का, और इलोंगेशन हो गया है आई बॉल का, तो उससे ये हो जाता है। करेक्शन के लिए क्या करें, कनकेव लेंस। मायोपिया के लिए क्या करोगे, कनकेव लेंस। दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस भी इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, आई की पावर डिक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है
आई बॉल छोटा पड़ जाता, इमेज यहाँ बनती है, बनना चाहिए उसको आगे। करेक्शन के लिए क्या करें, कुछ भी नहीं करना है आपको, जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मायोपिया में कनकेव, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। आई की स्ट्रक्चर से भी आपको एक आधा क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगी, रेटिना पे, ब्लेंड पॉइंट पे, जो ब्लाइंड पॉइंट है, ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी। हमारे पास प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, इरिस। कलर किसकी वजह से होता है, इरिस की वजह से। रिफ्रैक्शन मोस्टली आपका कहाँ से हो जाएगा, कॉर्निया के वाइट पार्ट से हो जाएगा। आई किसकी तरह काम करती है, एक कैमरा की तरह काम करती है। फिर हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हमारे पास मेल के ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा यहाँ पे बता रखा है कि मेल से हमारे पास वाई क्रोमोजोम आता है, जो इस बात को दिखाता है कि आपके पास मेल हो गया, फीमेल जो चाइल्ड है वो आएगा। अगला है हमारे पास मूवमेंट, तो हमारे पास प्लांट में तीन टाइप की मूवमेंट शो करता है। एक तो है हमारे पास ट्रोपिक मूवमेंट और दूसरी होती है नास्टिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट हमारे पास कौन सी मूवमेंट होगी, जो हम किसी भी स्टिमुलाई के टुवार्ड्स में करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गई, जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ, जड़े पेड़ की नीचे की तरफ जाते हैं। फोटोट्रोपिज्म, जो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमेशा सन की तरफ बढ़ता है। नास्टिक मूवमेंट क्या हो गई, जिसमें कोई भी हमारे पास क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास जो टच मी नोट का प्लांट है, उसको हम टच करते हैं तो उसकी सारी जो लीव्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, लेकिन उससे कोई ग्रोथ तो नहीं हुई ना। तो नास्टिक मूवमेंट, ग्रोथ नहीं होगी। ट्रोपिक मूवमेंट में ग्रोथ होगी। जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ये हमारे पास क्या होगी, ट्रोपिक मूवमेंट होगी। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की टुवार्ड होगी, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के कारण होगी, फोटोट्रोपिज्म सन की तरफ होती है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीन, ये सन है। हमारी लीव्स इसकी तरफ ऐसे बाइंड हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सन से जो ऑक्सीन है वो दूर भागता है, तो दूर वाला जो इससे फार वाला पॉइंट है वो ग्रो हो गया, जो पॉइंट ज़्यादा ग्रो हो गया वो नीचे की तरफ इस तरह से हमारे पास बैंड हो जाता है। हार्मोन से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे रिलीज होता है, कौन उसको रिलीज करा रहा है। तो पहला हो गया टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से हमारे पास क्या है, एस्ट्रोजन। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनिल, पैनक्रियाज से इंसुलिन, और हमारे पास टेस्टिस से फिर से टेस्टोस्टेरोन हो गया। फिर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या रिलीज करती है, बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, और ये हमारे पास दो हार्मोन रिलीज करती है। एक है हमारे पास FSH और एक है हमारे पास TSH। सो यस, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क में आपको ये याद रखना है कि हमारे पास दो टाइप की नर्व होती है, एक मोटर नर्व और एक होती है हमारे पास सेंसरी नर्व। तो जो सेंसरी नर्व है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करती हैं, सिग्नल ब्रेन को देती हैं। ब्रेन एक्ट करने के लिए हमारे पास मोस्टली जो सिग्नल है वो बॉडी को प्रोवाइड करता है, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास एक ऐसा एक्शन है जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। इसको हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। और आपको याद क्या रखना, आपको पूरा ये याद रखना बस कि हमारे पास रिसेप्टर हैं, सेंसरी नर्व हैं, और यहाँ से इन्होंने रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया, और फिर हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन है, और ये पूरा प्रोसेस हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड एक मैसेज ब्रेन को भी भेज देती है और इस पूरे प्रोसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन ब्रेन से। तो ह्यूमन ब्रेन में हमारे पास जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला होता है हमारे पास जो रिसेप्टर जो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग काम को कंट्रोल करते हैं, उन रिसेप्टर के बारे में बताया गया है। तो पहला है हमारे पास जो स्मेल को लेकर रिसेप्टर होते हैं, तो वो हमारे पास नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, जिनको ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। फिर हमारे पास टेस्ट के रिसेप्टर हैं जो हमारे पास टंग पे प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक रिसेप्टर उनको कहते हैं। फिर हमारे पास ऑडिटरी रिसेप्टर हैं जो हमारे पास कहाँ, हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास थिग्मो रिसेप्टर हैं टच को लेके, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं।
एक्सक्रेशन हीमोडायलिसिस, तो आर्टिफिशियल किडनी जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं उसी को हीमोडायलिसिस कहते हैं। फिर है एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन प्लांट, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट के अंदर जो एक्सक्रेशन का काम करते हैं, लीव्स जो फॉल होगी, गम है, रिजिन है, एक्स्ट्रा वाटर है, ये सब कुछ हमारे पास क्या होता है ये सब कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होता है प्लांट के अंदर। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जाइलम और फ्लोएम। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, तो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम और जाइलम का करता है कौन, वाटर। अब ऊपर हमारे पास वाटर की कमी कौन सा प्रोसेस क्रिएट करता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से ऊपर हमारे पास यहाँ पानी की कमी हो जाती है, उसी की वजह से ओस्मोसिस से ऊपर तक हमारे पास पानी जाता है। जैसे ही ऊपर पानी जाता है हमारे पास गार्ड सेल ओपन हो जाती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेती है। फिर है हमारे पास डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन से भी क्वेश्चन आएगा, दो टाइम हमारे हार्ट में ब्लड जाता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड, इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो एक बार हमारे पास अरोटा जो पल्मरी वेन है वो लंग से साफ खून को लेके आएंगे हमारे पास, अरोटा उसको पूरी बॉडी में ले जाएगा, पूरी बॉडी से हमारे पास सब जो गंदा खून हो गया है वो हमारे पास पूरी बॉडी से कलेक्ट होगा, कलेक्ट करेगा वीना केवा, वीना केवा इसको भेजेगी पल्मरी आर्टरी से लंग्स के पास, लंग्स के पास ऑक्सीजन लेके साफ खून लेके आएगा पल्मरी वेन। तो ये आपको याद रखना है, साफ खून कौन लेके आ रहा है, पल्मरी वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कौन लेके जा रहा है, पल्मरी आर्टरी। तो ये हो गया अब हमारे पास। अब ये एक कैपिलरी और होते हैं, तो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो एयर के पैसेज में, मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है उसको हर एक ऑर्गन तक जो पहुंचाने का काम है वो हमारे पास कैपिलरीज हैं वो करती हैं। ओके, ये आपके पास दे रखा है जो पाथ है पूरा कि कैसे हमारे पास एयर जाती है। नोस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और एल्विले। एयर एक्सचेंज की साइट हमारे पास कौन सी है, एल्विली है। तो ये सब कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से कर लेना। डायफ्राम की पोजीशन को देखते हैं। जब हमारे पास हम एयर को इनहेल करते हैं डायफ्राम हमारा अपर साइड चला जाता है। एक्सहेल के टाइम जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया लंग्स का बढ़ सके और मैक्सिमम एयर को हम इनटेक कर सके। नेक्स्ट है न्यूरॉन का डायग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा हमारे पास क्या काम करता है, डेंड्राइट्स है, न्यूरॉन एंडिंग है, फिर यहाँ पे अगली न्यूरॉन हमारे पास क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास कुछ केमिकल रिसेप्टर होते हैं जो आगे सिग्नल को भेजने का काम करते हैं। और ये हमने नेस्टिक मोमेंट से देख लिया था। इस वीडियो को और इससे पहले जो वीडियो भेजी है उसको अच्छे से देख लेना, आप लोगों को यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।